ओके क्लास, आज का लेक्चर है पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है स्पॉन्जेस। जो एनिमल्स पोर बियर करते हैं उन्हें हम पोरीफेरा बोल देते हैं। ठीक है, तो जो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं उनको बोल दिए पोरीफेरा। अब जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं पोरीफेरा का, तो हम ये बोल सकते हैं कि दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट। अब ये जो कैरेक्टर मैं लिख रहा हूँ मोस्ट प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स में मोस्ट प्रिमिटिव है। ठीक है, कोई ऐसे कन्फ्यूज़न ना पाल ले कि सारे एनिमल्स में मोस्ट प्रिमिटिव है। जितने मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें मोस्ट प्रिमिटिव हैं। ठीक है, एंड मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अगले कुछ कैरेक्टर्स की बात अगर हम करें तो बोल सकते हैं कि एसिलोमेट है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है। एनिमल के एसिमेट्रिकल होने के साथ साथ ये भी बता दें एक्सेप्ट फ्यू लाइक साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, ये सब रेडियल सिमेट्री रखते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। आगे बात कर लें अगर, तो ये एसिलोमेट होते हैं। और सॉरी, एसिलोमेट की तो बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये अगर इनके हैबिटेट की बात कर लें तो हैबिटेट में एक्वेटिक हैं। ठीक है, और इस एक्वेटिक हैबिटेट में मोस्टली मरीन होंगे, लेकिन इसमें से कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर। जब एग्जाम्पल करेंगे तो फिर हम डिफाइन कर लेंगे कि कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनके बॉडी पे अगर हम देखें तो जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है कि बहुत सारे सेल्स कंपाइल होकर के बॉडी बनाते हैं और वो टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बॉडी प्लान को हम जब क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन बता रहे थे उस समय बताए थे कि ऐसे बॉडी को बोलते हैं कि सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान। ठीक है, तो इनका जो बॉडी प्लान होगा, बॉडी प्लान वो सेल एग्रीगेशन टाइप का है। सेल एग्रीगेशन टाइप ऑफ बॉडी प्लान। अब देखते हैं इस एनिमल का एक बॉडी का स्ट्रक्चर, एक सिंपल किसी पोरीफेरा के बॉडी का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो एनिमल बॉडी है ये 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर हम एनिमल की बॉडी को डिफाइन करें
तो इसके 2 लेयर हमको मिलेंगे। ठीक है, अब देखना जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स हैं इसके, वो फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। आउटर लेयर ऑफ सेल्स जो हैं वो फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स होंगी। अब इन फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स में कहीं कहीं पे पोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो पोर्स के लिए हमने स्पेस छोड़ रखा है। ठीक है, ये इस एनिमल का स्ट्रक्चर हो गया। जो बॉटम साइड में कोई पोर्स नहीं होते हैं, इसीलिए बॉटम में किसी पोर के लिए स्पेस हमने नहीं छोड़ा है। ये हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं, ये जो बाहर के लेयर हैं इसको बोलते हैं पिनाकोडर्म। बाहर के लेयर को बोल दिए पिनाकोडर्म। ठीक है, अब इस पिनाकोडर्म के अंदर का ये जो लेयर है इसको बोलते हैं कुआनोडर्म, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कुआनोसाइट सेल्स यहाँ पे लाइंड है। ठीक है, तो इसीलिए इस लेयर को हम बोलते हैं कुआनोडर्म। ये सपोज करें ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हो गई। हम पूरे डायग्राम को डिफ़ाइन नहीं करने जा रहे हैं, थोड़ी दूर तक का डिफ़ाइन करके बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, वो आप समझ लेना कि उसी फैशन में पूरी बॉडी है। ठीक है, तो ये कुआनोसाइट सेल्स हो गए। ये सपोज करो कुआनोसाइट सेल्स हैं। ये जो पूरा फाइलम है एनिमल का, इसका कैरेक्टरिस्टिक सेल कोई पूछे कि क्या होता है तो हम बताएंगे कुआनोसाइट सेल्स इसके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुआनोसाइट्स इस एनिमल के फाइलम को छोड़ करके दूसरे एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं। इसके बीच बीच में देखेंगे तो पोरोसाइट सेल्स हैं, और ये पोरोसाइट्स पिनाकोडर्म का पार्ट होता है। ये जो पोरोसाइट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये पिनाकोडर्म के पार्ट हैं। ये हो गए पोरोसाइट सेल्स। याद रखना कि पोरोसाइट सेल्स लोअर पोर्शन में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ अपर पार्ट में ही पाए जाएंगे। अब ज़रा देखना कि जो पिनाकोडर्म है ये बना हुआ है पिनाकोसाइट सेल से। ये बना हुआ है पिनाकोसाइट सेल से, और जो पिनाकोसाइट सेल्स हैं ये ऐसे पॉलीगोनल सेल्स हैं। ठीक है, हम कई साइड वाले कोई सेल्स बना करके देख लें। ठीक है, इस तरीके से ये पॉलीगोनल सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, तो और इसके बाद से ये जो पोरोसाइट्स हैं ये सेल्स हो गई पोरोसाइट। इन सेल्स में हम देखेंगे तो बैरल के शेप की ये सेल्स होती हैं। ठीक है, ये बैरल का शेप हो,
इस तरीके की बैरल शेप की होती हैं, जिसमें परफोरेशन मिलेगा इस पार से इस पार तक का। ठीक है, तो ये बैरल शेप सेल्स हो गई। अब इन बैरल शेप सेल्स में देखेंगे तो जो दो ओपनिंग है, इस आउटर ओपनिंग को बोलते हैं प्रोसोपाइल, और इनर साइड के ओपनिंग को बोलते हैं एपोपाइल। तो जो इनर साइड से ओपनिंग है इसको बोलते हैं एपोपाइल। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होगा मीजेनकाइम या मीजोहाइल टिश्यू। ठीक है, इसके बीच में प्रेजेंट है मीजेनकाइम या मीजोहाइल टिश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नोट कर सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ठीक है, तो सिर्फ दो ही लेयर यहाँ पे होंगे और बीच में उसके जो स्पेस होगा वो जिलेटिनस अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू से भरा होगा। अब देखते हैं कि इस मीजेनकाइम में कैरेक्टरिस्टिक अमीबोइड सेल्स होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो दो चार सेल्स की स्टडी हम यहाँ पे कर लेते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं उनमें एक सेल है जिसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये अमीबोइड सेल है, अमीबा के जैसे दिखने वाली अमीबोइड सेल है जिसको हमने बोल दिया आर्कियोसाइट। ये सेल्स टोटिपोटेंट सेल होती हैं। ठीक है, टोटिपोटेंट सेल कहने का मतलब ये सेल डिफ्रेंशिएट होकर के पूरा एनिमल बॉडी बना सकती हैं, या जो भी स्पर्म और ओवम का भी फॉर्मेशन होता है वो आर्कियोसाइट ही करती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल दिए टोटिपोटेंट। ठीक है, प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमिट्स। ठीक है, ये आर्कियोसाइट का फंक्शन हो गया। अब इसी में हम देखेंगे कि कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम ट्रोफोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो ट्रोफोसाइट सेल्स हैं वो इसके नीचे पड़ी हुई हैं, ये ट्रोफोसाइट सेल्स हो गई। ट्रोफोसाइट सेल्स के अंदर जाएंगे तो थीसोसाइट सेल्स हमको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये भी सारी अमीबोइड सेल्स हैं। ठीक है, ट्रोफोसाइट और थीसोसाइट। तो पहले ट्रोफोसाइट की बात करते हैं और उसके बाद थीसोसाइट। ठीक है, तो ये सेल्स हमको देखने को मिल जाएंगी। अभी हम इनके डायग्राम को इलाबोरेट करने वाले हैं। ठीक है, ट्रोफो और थीसोसाइट का क्या फंक्शन हुआ। अब देखते हैं कि इसी सेल में बहुत सारी सेल्स होंगी जो अमीबोइड तो हैं लेकिन उनमें मल्टीपल सीडोपोडिया बनाए हुए, उनको बोलते हैं कोलेनसाइट सेल्स। ठीक है, तो यहीं पे हम कोई कोलेनसाइट सेल्स देख लेते हैं मल्टीपल सीडोपोडिया के साथ। इसे बोल दिए कोलेनसाइट। कोलेनसाइट सेल से कोलेजन प्रोड्यूस होता है। कोलेजन फाइबर जो हैं वो इस मेसेनकाइम में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बनी होती हैं। ठीक है, इसी के अंदर स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हमको देखने को मिल जाएंगे। इसी स्ट्रक्चर में स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स देखने को मिल जाएंगे। ये इलोंगेटेड अमीबोइड सेल्स हैं। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट
स्क्लेरोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पिक्यूल। अब आप देखना कि स्पिक्यूल्स यहाँ पे क्या है कि इस पूरे मीजेनकाइम में मीजोहायल टिश्यूज़ जो हैं, इस पूरे मीजेनकाइम के अंदर बहुत सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो साइटोस्केलेटन का काम कर सकते हैं। वो ट्राई रेडिएट हो सकते हैं, टेट्रा रेडिएट हो सकते हैं, वो मोनो रेडिएट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर आपको बहुत सारे स्पिक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि ट्राई रेडिएट हो सकता है कि बाई रेडिएट हो। ठीक है, ये सारे स्पिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनको हम बोल दें स्पिक्यूल्स। ये स्केलेटल फ्रेमवर्क हैं। ठीक है, इसका स्केलेटन बनाएंगे इस एनिमल का। अब देखना ज़रा कि यही स्पिक्यूल जहाँ पे सरफेस पे ये ओपन होता है, वहाँ पे इसके ओपनिंग को कवर किए हुए रहते हैं। यहाँ पे इनको हम बोल देते हैं ऑस्कुलर फ्रिंज। इन स्पिक्यूल्स को ये क्या है कि ओपनिंग है, ये रास्ता ओपनिंग का है इनके बॉडी से, तो इस ओपनिंग को कवर करने वाले जो 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 साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क है स्पिक्यूल्स का, उसको बोल देते हैं ऑस्कुलर फ्रिंजेस। ठीक है, ये हो गया ऑस्कुलर फ्रिंज। अब इसके बाद से देखना ज़रा कि जो पोर्स का पैटर्न है, जैसे कि हमको पता है कि एक पोरोसाइट सेल यहाँ पे है, एक पोरोसाइट सेल इधर है। ठीक है, तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, या प्लूरल में बोलेंगे तो ओस्टियम। तो जो वाटर का सिस्टम है, वाटर का मूवमेंट है, वो ओस्टिया से एंटर हुआ अंदर। ठीक है, और ये जो बड़ी सी कैविटी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं स्पोंजोसील। ठीक है, स्पोंजोसील। अब वहाँ से जो फ्लूइड है वो सब आ गया स्पोंजोसील में। अब स्पोंजोसील से मूव करके बाहर जाएगा, और जा करके ये जो बाहर एग्ज़िट होता है, इस एग्ज़िट वाले रास्ते को बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ऑस्कुलम। तो ये समझ में आ गया ओस्टिया। ओस्टिया से वाटर एंटर हुआ, स्पोंजोसील में गया, जो अंदर की कैविटी है वो स्पोंजोसील, और जहाँ पे एग्ज़िट होता है वाटर वो हो गया ऑस्कुलम। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं कुआनोसाइट्स, यहाँ पे मैंने उसको डिनोट नहीं किया है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलने जा रहे हैं, इस लेयर को बोलने जा रहे हैं कुआनोडर्म। कुआनोडर्म। अब क्या करते हैं कि इस कुआनोडर्म में जो कुआनोसाइट सेल्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सपोज़ करें कि एक इंडिविजुअल कुआनोसाइट सेल है। ये क्या होती है, कॉलर बना ली, और ये कॉलर ओपन है। जैसे जैसे शटल कॉक में देखते हैं हम लोग जिस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से ये इसका कॉलर बन गया। ठीक है, और ये कॉलर पे बहुत सारा जिलेटिनस सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करके क्या करती है, स्प्रेड किए हुए रहती है, तो कॉलर बहुत स्टिकी होता है। ठीक है, इसे हम बोल दिए कॉलर, और इसको बोलते हैं स्टिकी है। ठीक है, टू पिक प्लैंक्टॉन्स।
ठीक है। जो भी प्लैंकटॉन्स वगैरह इसके पेरिफेरी में आते हैं वो इस पे चिपक जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये कॉलर स्टिकी है। अब देखते हैं कि यहाँ से कॉलर में एक फ्लैजिला निकला हुआ है, ये फ्लैजिला। अब ये जो फ्लैजिलर मूवमेंट होगा, ये फ्लैजिला जो मूव करेगा, इसी के मूवमेंट से ओस्टिया से वाटर अंदर आएगा और ओस्कुलम से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से फ्लैजिलर मूवमेंट होता रहता है कि पूरा एक वाटर का कनाल एक यूनि डायरेक्शन में चलता रहे। अब जो वाटर अंदर आएगा स्पॉन्जोसील में, उसी वाटर में जो फूड पार्टिकल्स आएंगे इसके, तो उन फूड पार्टिकल्स को ये क्या करता है, कॉलर से चिपका लेता है और फिर उसका फैगोसाइटोसिस कर लेता है अपने बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये क्या किया कि जो फैगोसाइटिक इसका फूड वगैरह फैगोसाइटोसिस किया है, उसका पार्शियल डाइजेशन करता है, ठीक है। और पार्शियल डाइजेशन करने के बाद से ये एनिमल उसे ट्रांसफ़र कर देता है। इसी के नीचे प्रेजेंट होगा एक अमीबोइड सेल, जिसको अब यहाँ से जैसे मान लो कि पार्शियली डाइजेस्ट किया था और उस फूड को यहाँ से वो एग्ज़िट कराएगा और यहाँ इसके बॉडी में वो आना है, ठीक है। ये भी फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी फैगोसाइटोसिस का ही फेनोमिना चल रहा है, फैगोसाइटोसिस। जिस तरीके से अमीबा न्यूट्रिशन लेते हैं, सीडोपोडिया बना करके एनगल्फ करते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि ये अमीबा के पास अगर यहाँ पे फूड है कोई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले सीडोपोडिया को बढ़ाते जाएगा और बढ़ा बढ़ा करके इसको क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा। तो इसी तरीके के फिनोमिना को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसने क्या करा, फैगोसाइटोस करके अंदर ले जाता है। तो जो दूसरी सेल्स होती हैं जिसमें पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का एंट्री होगा, उसको बोलते हैं ट्रोफोसाइट। और यहाँ पे ट्रोफो का मतलब समझ लेना, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो जो भी ट्रोफोसाइट सेल्स होंगी वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होंगी, फूड इनटेक से रिलेटेड होंगी, ठीक है। या किसी एनिमल का बोलते हैं ट्रॉफिक फेज। तो ट्रॉफिक फेज कहने का मतलब ये होता है कि उसका न्यूट्रिशन का फेज है, वो उस समय पे वो न्यूट्रिशन ले रहा होता है, ठीक है। तो ट्रोफोसाइट में जाता है और कंप्लीट डाइजेशन होता है। इस सेल के अंदर पार्शियल डाइजेशन हुआ था, ठीक है। कुआनोसाइट सेल्स के अंदर, कुआनोसाइट या कॉलर सेल इनको बोलते हैं, इसके अंदर पार्शियल डाइजेशन हुआ था और ट्रोफोसाइट के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हम देख लेंगे। उसके बाद से ये क्या करती है कि जो स्टोर करने वाला फूड होता है उसको फिर एक अमीबोइड सेल को ट्रांसफ़र कर देती है। इन अमीबोइड सेल्स को हम बोलते हैं थीसोसाइट्स। तो थीसोसाइट के लिए हम कह देंगे स्टोर फूड, ठीक है। या डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने के लिए जो जगह है वो थीसोसाइट बन गई, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। एनिमल का स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे करता है ये, ठीक है। तो रेस्पिरेशन बॉडी के सरफेस से ही करता है। एक एक सेल का अपना अपना इंडिविजुअल रेस्पिरेशन होता है। हर सेल डिफ्यूज़ करके जो उसका CO2 है वो वाटर में छोड़ देगा और वाटर से वो ऑक्सीजन ले लेगा, और जो डिफ्यूज्ड CO2 है वो फिर वाटर कनाल के साथ, ठीक है, ऑस्कुलम के साथ वो बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। इसी तरीके से एक्सक्रीशन भी करता है। हर सेल का एक्सक्रीशन इंडिविजुअल है
और सेल्स का जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है बेसिकली अमोनोटेलिक ये होते हैं। तो जो अमोनिया कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं वो सारे ये रिलीज़ कर देते हैं वाटर में और वाटर स्पॉन्जोसिल से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू general body surface जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें अमोनोटेलिक, जो एक्सक्रीशन है वो अमोनोटेलिक है। ठीक है, अमोनोटेलिक नाम से ये ध्यान में रखना कि उन एनिमल्स को अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं जो अमोनिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हों। ठीक है, तो ये अमोनोटेलिक एनिमल्स हो गए। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे वो अमोनोटेलिक ही होते हैं। ठीक है, चलते हैं उसके बाद से देखते हैं कि इनका न्यूट्रिशन कैसा है। अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशन में क्या करते हैं कि फैगोसाइटोसिस कर लेता है जो कुआनोसाइट सेल है, और वो डाइजेस्ट करने के बाद से रिलीज़ करता है सेमी डाइजेस्टेड फूड को जो फैगोसाइटोसिस कर लेता है ट्रोफोसाइट। ठीक है, तो जब कोई फूड कंप्लीट एनगल्फ कर लिया जाए या कंप्लीट इनटेक कर लिया जाए एज इट इज़, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग भी एज इट इज़ फूड लेते हैं, हम लोगों के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही है। ठीक है, तो ये बोल दें न्यूट्रिशन इज होलोजोइक ठीक है, और डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर है। ठीक है, बॉडी के अंदर जा कर के सेल्स के अंदर जा कर के इसका डाइजेशन हो रहा है, तो इंट्रासेलुलर। ठीक है, और हमें पहले से पता है कि जो फूड है वो कैप्चर किया जाएगा कुआनोसाइट के थ्रू। ठीक है, और फर्दर वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ट्रोफोसाइट्स को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा इनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, इवन टिश्यू का भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना होगा कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ये एब्सेंट होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम इनका एब्सेंट होगा। अब ये देख लें कि जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स की बॉडी में, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी दोनों बनती है। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव बॉडी बन रही है, मतलब कि टेस्टिस और ओवरी दोनों बन रही है, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोल देते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, या मोनोसियोस। ठीक है, तो हम कह दें रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होगा, एक तो सेक्सुअल भी होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कह दें हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, और प्रोटेंड्रस कंडीशन होगा। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि दोनों मेल और फीमेल गैमीट का जो मैचुरेशन होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है। अलग अलग टाइम पे होने की वजह से एक ही एनिमल बॉडी का स्पर्म जो है वो उसी एनिमल बॉडी के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस कंडीशन तब कहते हैं कि जब मेल बॉडी जो है
मेल गैमिट पहले मैच्योर हो जाए और फीमेल गैमिट बाद में मैच्योर हो। तो मेल गैमिट अगर मैच्योर हो गया तो वो रिलीज़ हो जाएगा, और जब तक उसका टाइम ख़त्म हो गया, मतलब उसका डेथ हो जाए, अगर वो रिलीज़ भी नहीं हो और वो डेड होकर के डिकम्पोज हो जाए, और तब जा कर के फीमेल बॉडी मैच्योर हो। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो मैच्योरेशन होगा स्पर्मेटोजोआ का और ओवम का, ठीक है, तो वो बहुत देर तक तो ऐसे ही मैच्योर होकर के वेट नहीं कर सकता है दूसरे गैमिट का। तो एक जगह पे मैच्योरेशन हो गया और वहाँ पे दूसरा गैमिट अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे बॉडी में जो दूसरा गैमिट अवेलेबल होता है उसको वो फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हर्माफ्रोडाइट है और प्रोटेंड्रस कंडीशन है। ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम कह दें कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन ठीक है, क्योंकि प्रोटेंड्रस कंडीशन है। अब प्रोटेंड्रस कंडीशन का मतलब याद रखना कि मेल गैमिट पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल गैमिट बाद में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है यहाँ पे। उसके बाद से हम देखते हैं कि इन एनिमल्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग भी करता है, बडिंग से भी रिप्रोड्यूस होता है। उसके बाद से इसमें रीजनरेशन की भी कैपेसिटी होती है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो जिम्यूल फॉर्मेशन भी होता है, जिम्यूल फॉर्मेशन। इसके बाद इसमें देखेंगे तो रिडक्शन बॉडी भी बनती है। रिडक्शन बॉडी, ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जिम्यूल फॉर्मेशन क्या है, तो ज़रा देख लेना। ये जिम्यूल के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो होता क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये एनिमल इंटरनल बडिंग करता है। जिम्यूल को इंटरनल बड भी बोला जाता है। इंटरनल बडिंग में क्या होता है कि एक काइटेनियस कवर तैयार कर लेगा, काइटिन का एक कवर तैयार होगा। इस कवर के अंदर बहुत सारे आर्कियोसाइट सेल्स जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे आर्कियोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, और ये काइटिन का कवर होगा। काइटिन का कवर कब प्रोड्यूस किया है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, यानी कि वाटर का स्कार्सिटी स्टार्ट होगा। उस काइटिनियस कवर में एक छोटा सा ओपनिंग रहेगा जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि इसी फॉर्म में ये जो काइटिन का कवर है ये इसको ड्राई आउट होने से बचाता रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करता रहेगा। जैसे अगली बार फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उस माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर अंदर जाएगा तो इसको सिग्नल मिल जाएगा आर्कियोसाइट्स को, और उसके बाद से आर्कियोसाइट्स ग्रो करके पूरी एक एनिमल बॉडी बनाएंगी। ठीक है, इसी माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर निकल के, क्योंकि हमें पहले से पता है कि आर्कियोसाइट्स टोटिपोटेंट सेल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन, इंटरनल बडिंग। ठीक है, एक दूसरा स्ट्रक्चर है रिडक्शन बॉडी। तो रिडक्शन बॉडी के बारे में देखना ज़रा, ये क्या होता है कि ये भी प्रोड्यूस होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन आते के समय जैसे सपोज़ करो कि ये पूरी इसकी बॉडी थी। ठीक है, ये इस एनिमल की बॉडी थी। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो ये चारों तरफ से कोलैप्स हो करके छोटा होता चला जाए। कोलैप्स हो करके छोटा होते होते ये क्या होता है कि एक राउंडेड बॉल के शेप में ये बचा हुआ रह जाता है। ठीक है,
बॉडी कोलैप्स हो करके एक राउंडेड बॉल के शेप में बचा हुआ रह जाता है। अब उसी राउंडेड बॉल के अंदर आर्कियोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, थीसोसाइट सेल्स हैं, और ठीक है, आर्कियोसाइट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और कुछ थीसोसाइट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भी रहता है, तो थीसोसाइट सेल्स ही न्यूट्रिशन रखती हैं। अब ये ध्यान में रखना कि दोनों अनफेवरेबल कंडीशन में आ रहे हैं, बट जब धीरे धीरे अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो तब जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है, और जब अचानक से, ठीक है, अचानक से आ गया अनफेवरेबल कंडीशन, तो अचानक से जब आएगा तो फिर इसके पास इतना टाइम नहीं रह जाता है कि ये जिम्यूल का फॉर्मेशन कर पाए, तो इंस्टेंटली पूरी बॉडी कोलैप्स हो करके, और जो बॉडी का पिनाकोडर्म है वही पिनाकोडर्म इसका कवर बना हुआ रहता है। कोलैप्स होगा तो सबसे बाहर पिनाकोडर्म ही होगा, ठीक है, तो पिनाकोडर्म का ही कवर बनाए हुए और रिड्यूस होकर के एक बॉडी बना लिया, ठीक है, जिसको हम रिडक्शन बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब अगली बार फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये प्रिपेयर हो जाएगा नए नए एनिमल्स को प्रिपेयर बनाने में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अब हो ही चुका होगा पोरीफेरा के बारे में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन को और कुछ मेंबर्स का एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। ओके, थैंक यू।